हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक के स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये। तो हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा वॉच करें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि जितने भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंपटीशन लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें आगे बढ़ना है लेक्चर की तरफ। अब इसमें टॉपिक हमें कौन कौन से डिस्कस करना है वो मुझे बताना है। ये कौन कौन से कंपटीशन लेवल के लिए है उसके लिए आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, द्रव्य या पदार्थ जिसको बोलते हैं, मैटर सब्सटेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का वर्गीकरण और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, द्रव्य के गुणधर्म क्या होते हैं, वो भी हमें आपको बताना है। तो सबसे पहले ये टॉपिक हमें आपको डिस्कस करना है, बिल्कुल बेसिक से है। और जो भी बच्चा, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई भी माइंड में डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर हमें टॉपिक का नाम बताएं, उसका जो आंसर होगा आपको क्विकली मिल जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में उठता है तो हमें ज़रूर रिस्पॉन्स करें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन जो है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री जो वर्ड लिया गया था वो साइंस यानी कि रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं। रसायन विज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसको एक वैज्ञानिक ने इसे डिराइव किया था, जिसका नाम रासायनिक विज्ञान दिया था। इसमें काफ़ी सारे प्रयोग किए गए थे, रिएक्शंस करवाया गया था, जिसके कारण से इसका जो नाम पड़ा था रासायनिक विज्ञान पड़ा था। इसके बाद में हमें इंट्रोडक्शन के बाद में हमें पढ़ना है मैटर। मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, जिसे पदार्थ भी कहते हैं। जो जिसमें पदार्थ वो अवस्था है जो जिसमें भार होता है और उसके अलावा कोई भी स्थान को घेर लेती है, और उसमें जो द्रव्य होता है उसमें कोई भी हम अगर उसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यही हमारा मैटर कहलाता है। और किसी भी मात्रा में इसमें भार, द्रव्य की वस्तु में भार जरूर होता है, इसे ही द्रव्य कहते हैं। पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो कई भागों में डिराइव किया गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, उसके बाद में रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में जिसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये भौतिक का मतलब होता है फिजिकल। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। और ये जो रासायनिक लिखा हुआ है इसका मतलब है केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में रहता है तो आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको डाउट सबसे बड़ा धोखा दे देता है। भौतिक वर्गीकरण में आपको जैसे यहाँ पढ़ना है, ठोस क्या होता है, ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड। अभी आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे ठोस क्या होता है। द्रव्य को बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड। गैस, गैस को हम गैस ही बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ और उसके बाद में है मिश्रण, मिश्रण को ही हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यानी कि शुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर भी बोलते हैं। और अशुद्ध पदार्थ को इम्प्योर बोलते हैं, इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर, इम्प्योर सब्सटेंस। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, ये जो मिश्रण है इसको आप मिक्सचर भी बोलते हैं।
किसी किसी बुक में आपको मिक्सचर भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, देख सकते हैं मिक्सचर को भी हम अशुद्ध पदार्थ ही कहते हैं। अब यहाँ पर शुद्ध पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक। अब ये तत्व क्या होते हैं? तत्व में धातुएं भी आती हैं, अधातुएं भी आती हैं। उपधातु यानी कि दोनों के गुण जिसमें धातु और अधातु के पाए जाते हैं वो बीच के होते हैं। धातुओं को हम बोलते हैं, ये मेटल बोलते हैं। ये भी आपको नया टॉपिक है और आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। मेटल के बाद है यहाँ पर नॉन मेटल, और इसके बाद में देखना है यहाँ पर उपधातु, मेटलॉइड। कार्बनिक। अब इसके बाद में यौगिक। यौगिक को हम बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड। अब कंपाउंड दो तरह से डिवाइड किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में मिक्सचर है, अशुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर। और विषमांगी मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये द्रव्य का क्लासिफिकेशन है और मैटर में क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब उसके बाद में दिया हुआ है जो दो पदार्थों में, इसको पदार्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया था, भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होते हैं। तो पहले इनको जानते हैं कि भौतिक में क्या क्या आता है। ठोस, द्रव, गैस आता है। 3 अवस्थाओं की खोज हो चुकी थी और अब तक अभी तक 5 अवस्थाओं की खोज हो चुकी है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। और एक और अवस्था है, वो आपको बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ठोस अवस्था क्या होता है, जिसमें बिल्कुल आकार और आयतन निश्चित होता है, वो ठोस कहलाता है। जैसे कि कोई लकड़ी की चीज़ें हैं या लोहे की चीज़ें हैं, धातुएं जितनी भी होगी, मेटल है जैसे कि गोल्ड है, सोना, चांदी, सिल्वर, प्लैटिनम, पीतल, तांबा, जितनी भी चीज़ें दी हैं वो आपको ठोस कहलाएंगी, धातुएं। उसके बाद में आता है द्रव। द्रव का मतलब है लिक्विड। लिक्विड का क्या मैंने बताया था, लिक्विड का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्योंकि द्रव को अगर, जैसे मैंने एक मिल्क ले लिया किसी गिलास में, एक गिलास है ये, और इसमें मैंने आपको मिल्क ले लिया है, और इस मिल्क को अगर मैं एक बकेट में डाल दूं तो उसका वो बकेट का आकार ले लेगा। या कंटेनर में कोई डाल देते हैं तो वो कंटेनर का आकार ले लेता है, लेकिन उसमें कमी नहीं आएगी, उसके वॉल्यूम में, उसके जो आयतन है, यानी कि एक गिलास अगर मिल्क है तो एक गिलास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 गिलास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ये जिस आप बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा, तो ये द्रव कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जल है और दूध है। और भी चीज़ें आप ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, कोई भी बनी हुई पकी हुई दाल आप देखेंगे तो वो भी द्रव का ही फॉर्म है। उसके बाद में आता है गैस। द्रव की वह अवस्था जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। अब गैस है तो गैस को आप खुली जगह पे रखेंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन को हम O2 से प्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन है तो H2 को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके एक निर्माण करता है हाइड्रोजन गैस का, जिसके कारण ये जो गैस है, आप सिलेंडर में गैस भरते हैं तो उसमें आप बाहर निकालते हैं तो वो गैस का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हवा में उड़ जाता है। उसी तरह से ये गैस का मतलब ये है कि आपको कोई भी आकार और आयतन निश्चित नहीं होगा, ये गैस कहलाता है।
उसके बाद में आता है रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इसमें कितने टाइप के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थों से कोई भी पदार्थ मिलके बना होता है, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रोजन का मैंने लिया था, या ऑक्सीजन आप ले लेते हैं, या क्लोरीन ले लेते हैं, तो क्लोरीन और क्लोरीन मिलकर ही, दो पदार्थ मिलकर ही एक क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जल का निर्माण करूँ तो उसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के H2O का निर्माण होता है, यानी कि जल बनता है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जब एक ही पदार्थ से कोई भी पदार्थ मिलकर बनता है, वही शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ को हम कई भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि तत्व। अब तत्व मैंने बताया था कि तत्व कौन कौन से हो सकते हैं। तत्व मैंने बताया था आपको कि धातुएं हो सकती हैं, अधातुएं हो सकती हैं, और उसमें मैंने बताया था मेटल भी हो सकता है, सॉरी मेटल धातु, और नॉन मेटल और मेटलॉइड यानी कि उप धातु, जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये तत्व कहलाते हैं। अभी तक जो तत्वों की खोज हो चुकी है, 119 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें से तांबा और चांदी, जैसे कि यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, फेरस, ये सब तत्व के अंतर्गत आता है, और इसको ना ही हम तोड़ सकते हैं और ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही ये बनाया जाता है, ये तत्व कहलाता है। तत्वों को मैंने बताया यहाँ पर कई भागों में और डिवाइड किया गया है। अब धातु कौन से होते हैं, मेटल। अब मेटल में क्या होता है, इसके भी आपको गुण पढ़ने होंगे, और इसका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपको डिटेल में और मिलेगा। अभी हम आपको ओवरव्यू बता रहे हैं कि धातु जो होती है वो ठोस तत्व होते हैं, जिनमें स्वाभाविक चमक होती है। जैसे सोना है, उसमें चमक होती है, पीतल है, तांबा है, लोहा है, इन सब में चमक होती है, यानी कि ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और ये धन आयन भी देते हैं। ये आपको और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा धातुओं से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है लोहा और तांबा। अधातु क्या कहलाते हैं, अधातु में जिसमें कि ये यानी कि जितनी भी धातुओं को छोड़ करके अधातु कहलाती हैं। जैसे कि गैसें हैं, ये गैस क्या कहलाती है, जैसे कि आपको मैंने बताया हाइड्रोजन, ये क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है, अधातु है। और कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन क्या है, ये भी अधातु है। ये विद्युत में, इसमें अगर आप ऊष्मा देंगे तो ये विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन धातुओं में ऊष्मा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और ज़्यादा ही इसमें हमें आघात वर्धनीयता का कार्य करना पड़ता है धातुओं में। लेकिन अधातुएं क्या होती हैं, ये जो ऊष्मा के कुचालक होती हैं, इसमें कोई भी ऊष्मा की ज़रूरत नहीं होती है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो अधातुओं के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद में है उपधातुएं। उपधातुओं को बोलते हैं मेटलॉइड, यानी कि धातुओं के भी कुछ उसमें गुण पाए जाएंगे और अधातुओं के भी कुछ गुण पाए जाते हैं, बीच के होते हैं। ये अधातुएं, ये उपधातु कहलाते हैं। जैसे कि आर्सेनिक है, आर्सेनिक है, और जर्मेनियम है, ये तो ये क्या कहलाता है, Hg, जैसे कि मरकरी है, पारा, इसको धातु भी कहा गया है और अधातु भी कहा गया है, क्योंकि Hg क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। तो ये क्या होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब इसके बाद में हमें पढ़ना है यौगिक, कंपाउंड जिसको बोलते हैं। पहले तो इसको कंपाउंड समझते हैं कि यौगिक होता क्या है। कंपाउंड जो होता है कि इसमें निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अपक्रिया करते हैं तो वो एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया, कोई जरूरी नहीं है कि दो हो या दो से अधिक हो। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इसको अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये NaCl बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इसको यानी कि आप देख रहे हैं कि एक अनुपात सोडियम का है और क्लोरीन का भी एक अनुपात है, तो एक निश्चित अनुपात में ही होगा। इसी तरह से आप और देख सकते हैं यौगिक में, जैसे Ca है, कैल्शियम को अगर हम क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, CaCl2 बनता है।
कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 1:2 का रेशियो लिया गया है, यानी कि जो कैल्शियम है वो 1 है और क्लोरीन है वो 2 है। तो 2 अनुपात है, यानी कि 1:2 के अनुपात में इसको लिया गया है। तो ये हमारा एक निश्चित अनुपात में जो मात्रा ली जाती है वो यौगिक का निर्माण करता है। तो इसी को अगर हम किसी और दोबारा रिएक्शन को यानी कि ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि Ca और Cl2 को अगर हम फिर से रिएक्शन को तोड़ते हैं, इसमें ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका क्लोरीन अलग हो जाएगा और कैल्शियम आपका अलग हो जाएगा। तो ये वापस आप किसी और दूसरी रिएक्शन में आप इसे वापस ला सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका यौगिक कहलाता है। अब यौगिक में कई सारे घटक होते हैं, ये भी अलग अलग होते हैं। लवण अलग बनता है, ये लवण ही है। NaCl जो बना है ये इसको आप सॉल्ट कहते हैं, NaCl को हम लवण भी कहते हैं। आपको अम्ल, क्षार, लवण अभी आपको और बताया जाएगा। उसके बाद में ये यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें कोई भी निर्जीव चीजें होती हैं और सजीव वस्तुएं नहीं होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं समुद्री जल है, निर्जीव है, पृथ्वी है, चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, इन सब चीज़ों से जो प्राप्त किए जाते हैं कोई भी पदार्थ या कोई भी यौगिक, तो वो क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि खदानों से निकलते हैं, कोयला निकलता है, तो ये अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। फिटकरी का फार्मूला जैसे होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ये फिटकरी का फार्मूला है जिसको बोलते हैं फिटकरी। अब इसमें से आप देखिए ये कहाँ से प्राप्त हो सकता है। कोयला के खदानों में K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का ही विलयन, पोटेशियम सल्फेट लिया गया है, और एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये सब कहाँ से मिलता है, ये अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। और कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वनस्पतियों से जो प्राप्त किए जाते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि चीनी है, ग्लूकोज, मोम है, मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वसा है, जैसे कि दूध घी से मिलता है। यूरिया कहाँ से मिलता है आप भी जानते हैं। तो ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद में आता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है या अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो ये जो पदार्थ मिलते हैं वो हमारा मिश्रण कहलाता है। यानी कि मिश्रण से आप समझ में आता होगा कि कोई भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होगा, तो ये मिश्रण कहलाता है। वायु है, जैसे कि अब हवा में बहुत सारे नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, और भी वाटर, जल भी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, कांच है, पेट्रोल है, इनमें क्या होता है, मिश्रण होता है। ये काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो ये मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, और विषमांगी। होमोजीनियस का मतलब ये है कि समान मात्रा में मिश्रण हो, समान तरह के अवयव अगर मिल जाते हैं, पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं। जैसे मिश्रण को अगर हम किसी गिलास में नमक और चीनी अगर घोलते हैं पानी में, तो वो बिल्कुल मिल जाता है, उसमें आपको चीनी नहीं अलग कर सकते हैं और ना ही नमक अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा मिश्रण है, होमोजीनियस मिश्रण है। उसको हम अलग अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, ना तो हम उसे अलग से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर है तो तब तो आप देख रहे हैं, लेकिन उसको जैसे ही मिक्सचर कर देंगे, आप घोल देंगे, तो आप नमक को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कैसा मिक्सचर है, समांगी मिक्सचर है। इसके बाद में आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण आपका विषमांगी मिश्रण जो होता है वो मिक्सचर होता है जिसमें पूर्णतया से मिश्रित ना हो। जैसे कि इसमें हम नमक है और नमक को बालू में मिलाते हैं तो आपको अलग अलग दिखेगा।
तेल है, तेल को पानी में मिलाते हैं तो तेल अलग दिखता है और पानी अलग दिखता है। बालू है, बालू को लकड़ी की छीलन से मिलाते हैं तो वो आपकी दोनों चीजें अलग अलग दिखती हैं। तो ये कैसा मिक्सचर है? विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस, या ये ऐसा मिक्सचर है जो एक समान मात्रा में मिश्रित बिल्कुल भी ना हो। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें आयतन क्या होता है, तन्यता, ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले कि आयतन जो पदार्थ स्थान घेर लेता है वो आयतन कहलाता है। और कोई भी द्रव्यमी जो आयतन होता है उसका जो आयतन होता है वो शून्य होता है, यानी कि उसका जीरो होता है। ये भी हम आपको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। तन्यता क्या होती है? तन्यता का मतलब होता है तनाव। अगर हम किसी भी चीज को खींचकर उसको तनाव यानी कि किसी और आकार में परिवर्तित कर देते हैं, डिफरेंट शेप में अगर हम चेंजमेंट कर देते हैं, तो ये तन्यता का एक प्रकार है। तन्यता उसे ही कहते हैं। जैसे कोई तार है और तार को अगर हम खींच देते हैं, थोड़ा सा लंबा पतला है और मोटा है और पतला हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे सोना है, सोना को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, हीट देते हैं और उसको जिस आकार में डालना होता है, या तांबा है उसको उसी आकार में अपने अनुसार डाल लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका तन्यता, यानी कि ठोस अवस्था को अगर कोई भी दबाव डालने पर ये कुछ अपने दूसरी चेंजमेंट, अपने शेप में चेंजमेंट हो जाता है, वो तन्यता कहलाता है। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब है कि चोट पहुंचाना। किसी भी वर्क में अगर किसी भी पदार्थ में अगर हम बहुत तेजी से चोट पहुंचाते हैं, जैसे कि लोहा है उसमें पीटते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा पहली बार तो हीट देना पड़ता है। उसके बाद जब वो रेड कलर का हो जाता है तभी हम उसमें बहुत तेजी से उसमें वार करते हैं। और जब वार करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जिस आकार में हमें ढालना होता है उस आकार में वो ढाल लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं कि मिठाइयों की दुकान में आपको ऊपर चांदी सिल्वर की जो परत है वो बहुत पतली होती है, आप उसे छू लेंगे तो आपके हाथ में लिपट जाता है। तो ये आघात वर्धनीयता का कार्य हुआ है। वहाँ पर चांदी को बहुत पीटा गया है और पीटने के बाद उसको मिठाई में लगाया गया है, जिसके कारण से आपको वहाँ पर वो आपके हैंड में लग जाता है और यही आघात वर्धनीयता का कारण बन जाता है। भंगुरता, भंगुरता का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ को अगर मोड़ते हैं या तानते हैं, दबाते हैं, पीटते हैं, तो उसमें सिकुड़ने पर या मुड़ने पर वो टूट जाता है। यानी कि उसमें बहुत तार है, जैसे कोई कच्चा तार है, अगर उसको हम थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ज़्यादा मोड़ मोड़ के, तो वो टूट जाता है। तो ये भंगुरता का कारण होता है वहाँ पर। अब चालक क्या होता है, सुचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक कहलाता है, अर्थात जिसमें धारा व ऊष्मा का प्रभाव संभव है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी आप तांबे के तार में प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह बहुत तेज़ी से होता है, जिसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले तांबा ही लगाया जाता है, क्योंकि वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के अंदर क्या होता है? तांबा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि तांबा सबसे ज़्यादा ऊष्मा का प्रवाह कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसमें बहुत तेज़ होती है, जिसमें धारा एम्पियर में बहने लगती है, जिसके कारण से हमारी लाइट जलती है। तो ये चालक कहलाता है। अब उसके बाद में सुचालक। अब चालक का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि चालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, यानी कि ऊष्मा व धारा अत्यंत सुगमता से हो, सुचालक हो, वो क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है। अब इसके बाद में कुचालक। ये चालक और सुचालक का जस्ट अपोजिट है कुचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ना हो और उसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, ये कुचालक कहलाता है। के गुणधर्म। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलक्षण गुणधर्म होते हैं। इन गुणधर्मों को मैंने बताया कि दो पदार्थों में बांटा गया, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक का मतलब है कि अगर हम कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, उसको हम बिना नाप तौल के हम उसमें क्या कहते हैं? पहचान लेते हैं, नाप सकते हैं।
जैसे रंग से हम देख सकते हैं, गलनांक से देख सकते हैं, क्वथनांक से, उसके गंध से, उसको छू करके। तो ये भौतिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है कि इसमें कोई भी परिवर्तन का होना आवश्यक है, यानी कि अगर उसमें हम चख कर उसको देख सकते हैं अम्लीयता है या क्षारीयता है, तो ये रासायनिक गुणधर्म का कारण बताया जाता है। रासायनिक गुणधर्म में आप बिना रिएक्शन के आप नहीं बता सकते हैं। और भौतिक में मैंने आपको बताया कि इसको आप फील करके, अनुभव करके, टच करके, जैसा भी आप मर्जी चाहें वैसा आप देख सकते हैं। तो भौतिक गुणधर्म यही होता है। यहाँ तक मेरी क्लास लेक्चर 1 की क्लास जो है ख़त्म होती है। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी मन में क्वेश्चन अगर उठता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर उस टॉपिक का नाम डालें और जो भी क्वेरीज करनी है वो हमें ज़रूर बताएं। उसका आपका जो रिस्पांस होगा बहुत तेज़ी से मिलेगा। और सबसे ज़्यादा एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच और विश यू ऑल द बेस्ट।